नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध के बारे में, पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ इसके बारे में, युद्ध के परिणाम के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हम इस युद्ध में हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। तराइन के पहले युद्ध में बहुत आसानी से मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पृथ्वीराज चौहान, या फिर कहना चाहिए कि तराइन के पहले युद्ध में जिन भारतीय शक्तियों ने बहुत आसानी से मोहम्मद गौरी को युद्ध मैदान से भगा दिया था, एक वर्ष बाद ही वो भारतीय शक्तियाँ आखिर मोहम्मद गौरी से पराजित क्यों हो गईं, हमें उनके कारणों का विश्लेषण अवश्य करना होगा। और जब हम इस तराइन के दूसरे युद्ध में भारतीयों की हार के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहला हमें लगता है कि इस युद्ध की पराजय का पहला महत्वपूर्ण कारण था कि भारतीयों ने मोहम्मद गौरी की शक्ति का सही आंकलन नहीं किया था। 1191 में पराजित करने के बाद भारतीयों ने ये नहीं सोचा कि आक्रमणकारी अभी जिंदा है और वो पुनः भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, वो दोबारा अपनी तैयारियों को कर सकता है। इस बात की कल्पना भारतीयों ने नहीं की थी। भारतीयों ने मात्र मोहम्मद गौरी को लुटेरा समझा था। वो शायद इस भ्रम में थे कि जैसे मोहम्मद गजनवी भारत से लूट के वापस लौट गया था, उसी तरह मोहम्मद गौरी भी भारत से पराजित होने के बाद वापस चला गया है। परंतु मोहम्मद गौरी का उद्देश्य लूटमार के साथ साथ भारत में अपना राज्य स्थापित करने का भी था, और इस तथ्य से भारतीय परिचित नहीं हो सके। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा जो कि आक्रांता है, वो आक्रांता आखिर में दोबारा भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी की जो भारतीय राज्यों के ऊपर जो निगाहें थीं, जो दृष्टि थी, उस दृष्टि को भारतीय नहीं पहचान सके और वो तराइन के दूसरे युद्ध में मात खा गए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये तराइन के मैदान में हमारी हार का था। एक सुव्यवस्थित और एक अव्यवस्थित सेना के बीच युद्ध था। दोबारा सुन लीजिए, एक सुव्यवस्थित और एक अव्यवस्थित सेना के बीच का ये युद्ध था। मैं सुव्यवस्थित सेना की उपमा मोहम्मद गौरी की सेना को दूंगा और अव्यवस्थित सेना की उपमा मैं पृथ्वीराज चौहान की सेना को दूंगा। निश्चित रूप से, तकनीकी रूप से मोहम्मद गौरी की सेना भारतीय सेना के मुकाबले में अधिक सुव्यवस्थित थी। उसकी सेना के 3 मंत्र थे, यानी कि मोहम्मद गौरी की सेना के 3 मंत्र थे। ये पहला मंत्र था कि किसी भी स्थिति में अनुशासन में रह के युद्ध करना है। युद्ध में जय पराजय सेना के अनुशासन के ऊपर डिपेंड करती है, सेना के अनुशासन के ऊपर निर्भर करती है। और मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को ट्रेनिंग देते समय इस बात का ध्यान रखा था कि उसकी सेना अनुशासन में रहे और अनुशासन में रहकर ही वो युद्ध में भाग ले। दूसरी उसकी सेना की खास बात थी कि युद्ध में उसने तकनीकी का बेहतर प्रयोग किया था। किसी भी युद्ध में हार और जीत तकनीकी के ऊपर भी निर्भर करती है। भारतीय सैन्य परंपराओं के मुकाबले में तुर्की सैन्य परंपराएं, तुर्की सैन्य तकनीकी बहुत बेहतर थीं। मोहम्मद गौरी ने उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग किया था और उसी तकनीकी के आधार पर उसने ये युद्ध जीता था। तीसरा उसके सैनिकों का जो लक्ष्य था, वो अगर अनुशासन में रहते हुए लड़ते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं,
साथ साथ में इसके बाद भी अगर विजय प्राप्त नहीं होती है तो युद्ध में उनको शहीद होना है, युद्ध में उनको मरना है। यानी कि उनके सामने सिर्फ 3 लक्ष्य थे। पहला जो लक्ष्य था वो अनुशासन में रह के युद्ध करना है, दूसरा लक्ष्य तकनीकी का प्रयोग करना है, तीसरा लक्ष्य अपने आप को खत्म कर देना है। दोबारा सुन लीजिए, मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यवस्थित और अव्यवस्थित सेना के बीच युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान की सेना व्यवस्थित नहीं थी, मोहम्मद गौरी की सेना बहुत व्यवस्थित थी। वो अनुशासन में रह के युद्ध करना चाहती थी, उसने तकनीकी का प्रयोग किया था और इसके बावजूद भी अगर उसको विजय प्राप्त नहीं मिलती तो वो मरने के लिए भी तैयार थी। ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण उसकी युद्ध तकनीक की थी। दूसरी तरफ हमारी पराजय का कारण हमारी दोषपूर्ण युद्ध नीति भी रही थी। यानी कि विजय में भी विजय के नज़दीक पहुँचने इस विजय के नज़दीक पहुँचने के बाद भी बहुत हम पराजित हो जाया करते थे। कहीं ना कहीं युद्ध तकनीकी के अंदर बदलाव की ज़रूरत थी और उस बदलाव को हमने लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया। हम घिसे पुटे पुराने तकनीकी के आधार पर, पुराने तरीक़ों के आधार पर युद्ध लड़ने की कोशिश करते रहे। हम ये भूल गए कि आक्रांता बाहर से आए हैं, उनके पास युद्ध की नवीनतम तकनीकी है, मध्य एशिया की बेहतरीन तकनीकी वो लेके आए हैं। उस तकनीकी को हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, उस तकनीकी का जवाब देने की हमने कोशिश नहीं की और हम अपनी रूढ़ियों से चिपके रहे, अपनी परंपराओं से के साथ हम चिपके रहे। और हमारी रूढ़ियाँ और परंपरा क्या थी? भागते हुए शत्रु को नहीं मारना, जो घायल है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी युद्ध में नैतिकताएं थीं, रूढ़ियाँ थीं जिनको कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे और ये हमारे विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बन गई थी। युद्ध के दावपेचों से हम बिल्कुल भी परिचित नहीं थे या फिर हम परिचित होना भी नहीं चाहते थे। युद्ध को हम टूर्नामेंट समझ लेते थे। युद्ध में हम तकनीकी का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, युद्ध हम दावपेचों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, युद्ध को हम सीधे साधे तरीक़ों से जीतना चाहते थे, वो कि 10वीं शताब्दी के अंदर संभव नहीं था। क्योंकि आक्रांता का लक्ष्य नैतिकताओं का पालन करना नहीं था, आक्रांताओं का लक्ष्य सिर्फ विजय था। वो विजय किसी भी तरीके से वो हासिल करना चाहता था। इसके बाद हमारे यहाँ जो माफ़ करने की नीति थी, क्षमादान की जो नीति थी, ये विनाशकारी थी। हम जीतने के बाद भी कई बार हार जाते थे, हम शत्रु को छोड़ देते थे, हम शत्रु को रिहा कर देते थे। ऐसे कई मौके आए थे जब हमने शत्रु को पराजित किया, उसको गिरफ्तार किया, तो उसके बावजूद भी हमने उसको छोड़ दिया। ये हमारी भूल थी। शत्रु इस पराजय को नहीं भूलता था, वो जब भी शक्तिशाली बनता था पुनः आक्रमण करता था और दूसरी बार अपनी पराजय का वो बदला जरूर ले लेता था। तो जो हमारी क्षमादान की प्रवृत्ति थी वो भी हमारी हार का एक कारण थी। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि पृथ्वीराज की सेना में एक रूपता नहीं थी। करीबन 150 सामंत या राय पृथ्वीराज की सेना में उसके साथ आके लड़े थे, परंतु इन सामंतों की अपनी अपनी सेनाएं थीं और ये सेनाएं अपने सामंत के नेतृत्व में ही युद्ध करना चाहती थी। वो उन सेना के अंदर किसी भी तरह की एकरूपता नहीं थी। वो शायद नहीं जानते थे कि उनको पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में युद्ध करना है। वो शायद यह जानते थे कि उनको अपने सामंत के लिए लड़ना है, सामंत की युद्ध शैली से लड़ना है। और ये जो अलग अलग सामंतों में विभाजित जो पृथ्वीराज की सेना थी वो एक हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गई थी। जो इसके विपरीत जो मोहम्मद गौरी की सेना थी वो एक नेता के रूप में लड़ रही थी। वहाँ सामंत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि हमारे पास वीरता थी, हमारे पास साहस था, हमारे पास लड़ने का और मरने का जज्बा भी था, परंतु हमारे पास युद्ध में नैतिकताएं हमको बहुत कुछ करने से रोकती थीं। हमारी युद्ध पद्धति ऐसी थी जो हमको जीतने नहीं दे रही थी। कुछ ऐसे बहुत से कारण और भी थे जिसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इन कारणों के अलावा मोहम्मद गौरी भारत में क्यों जीता और भारतीय क्यों पराजित हुआ।